आप सभी का स्वागत है संवेग आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ प्राची बहुगुणा जी जुड़ी हैं, जो हाल ही में आए उत्तराखंड लोअर पीसीएस में रैंक 10 के साथ नायब तहसीलदार के पद पर सिलेक्ट हुई हैं। प्राची जी एसीएफ मेंस के समय से ही संवेग आईएएस से जुड़ी हैं तथा लगातार 10 साल एक टीचिंग जॉब में होने के बावजूद, वर्किंग प्रोफेशनल होने के बावजूद अपनी निरंतर मेहनत का घर संभालते हुए इस पद पर पहुंची हैं अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा। तो प्राची, पहले आपको बहुत बहुत बधाई संवेग आईएएस की टीम की तरफ से। धन्यवाद सर आपका। तो प्राची जी, इस दौरान जो आपने तैयारी करी, तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा श्रोताओं के साथ अपना जैसे वो कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि कैसा आपका जर्नी रही। जी सर, मैं टीचिंग जॉब से जुड़ी हूँ और मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो चक्राता में थी। तो वहाँ पर काफ़ी इंटीरियर है और मैं बीइंग अ मैरिड वुमन तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं रहा कि मैं रेगुलर कोचिंग जॉइन कर सकूँ। तो वहाँ पर हमारा कुछ हम लोग मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करते थे। तो उसी दौरान मुझे कुछ मेरे जो सीनियर्स थे, डाइट के जैसे टीचर्स होते हैं, उन्होंने कहा कि आपके अंदर प्रशासनिक क्षमताएँ हैं, तो आप इस फील्ड में ट्राई कीजिए। आप फास्ट लिख लेती हैं, आप अच्छा बोलती हैं, आपकी भाषा पे अच्छी पकड़ है, जीएस आप मैथ्स अच्छी है। तो इस तरह से मेरे मन में उन्होंने एक तरह से इसके लिए मुझे मोटिवेट किया। तो उसके बाद फिर मेरा जो अपर बीसीएस था 2016 का, उसका मेरा प्री क्वालिफाई हुआ। प्री क्वालिफाई के लिए मैं मानूँगी कि उसमें जो मैथ्स पोर्शन था, उसमें भी उसके मार्क्स थे। तो मेरे मैथ्स में मैंने 150 में से मेरे 102 स्कोर किए थे। तो जीएस मेरा उतना स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाया था, मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी। तो उसका मुझे कहीं न कहीं फिर मेंस में मैंने लिखा, लेकिन मेरा मेंस क्वालीफाई नहीं हो पाया। उसी दौरान मेरी तैयारी चलती रही। तो इसी बीच 2019 में मैं हरिद्वार मेरा ट्रांसफ़र हुआ और मेरा जो एसीएफ का प्री था, वो क्वालीफाई हुआ और एसीएफ मेंस में मैं संवेग आईएएस से जुड़ी। तो मिश्रा सर ने जो टेस्ट सीरीज़ दी थी, उसके आधार पर मैंने उसका जो मेंस है वो भी लिखा और मेंस में मुझे अच्छा स्कोर मिला। तो मुझे लगता है कि मेरा जो 2019 से जो मेरा संवेग आईएएस से जुड़ना रहा, उसमें मैं अपनी एक मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। जी, तो प्राची जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे ही आपको पता चला कि लोअर पीसीएस का रिजल्ट आ गया है और आप नायब तहसीलदार के पद पर सिलेक्ट हो गई हैं, तो पहले क्या इमोशंस थे, कैसा आपको महसूस हुआ? पहले तो एकदम से मुझे मतलब खुशी से आँसू आए। मुझे ये तो कन्फर्म था कि किसी न किसी पोस्ट पर मेरा होगा, क्योंकि मुझे मेरा जैसे जीएस मेरा शुरू से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन मुझे लगा जीएस भी मेरा अच्छा गया है। क्योंकि इस पर एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, कंसेप्चुअल मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं थे। तो थोड़ा मैच्योरिटी होने का लाभ मिल जाता है यहाँ पर। और हिंदी और उस तरह से मेरा अच्छा ही रहा है शुरू से, स्टेट बोर्ड से मेरी स्कूलिंग हुई है। तो लेकिन मुझे मतलब मेरा 10th रैंक आएगा, मतलब इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं भी जो यंगस्टर्स हैं, जो मुझसे बहुत जूनियर है, उनके साथ मैं अभी भी कॉम्पिटिशन के लायक हूँ। तो मतलब मुझे एक अपने पर भी विश्वास हुआ। जी, तो प्राची जी, जैसे हम जानते हैं कि सिविल सेवा और खासकर लोअर पीसीएस एक 3 स्टेज का प्रोसेस है, जिसमें प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू होता है। तो सिलसिलेवार तरीके से पहले आप एक बार बताइए कि प्रिलिमिनरी स्टेज के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? आपकी क्या तैयारी थी? प्लीज़ शेयर कीजिए। सर, जो प्री एग्जाम्स होता है उसमें आपको सबसे पहले हार्ड कॉपी में अपना पूरा सिलेबस ले लेना चाहिए और आपको सिलेबस को पॉइंट वाइज उसको आप चाहे तो आप जो बुक्स हैं जैसे परीक्षा वाणी उत्तराखंड के लिए हो गई, आप अगर इसमें तो 50 मार्क्स का मैथ्स और रीजनिंग था, वो मेरा शुरू से अच्छा रहा है, तो उसके लिए मैंने कोई विशेष तैयारी नहीं की। लेकिन जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं सर, जो भी लोक सेवा आयोग के जो प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर है, अगर आप उनको भी कर लेंगे तो उसमें से भी काफी कुछ आपकी तैयारी हो सकती है। उत्तराखंड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो उसका भी आपको एक प्लस मतलब आपको सपोर्ट मिलता है। और प्रीवियस पेपर्स की आपको अच्छी से मतलब उनकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो आयोग का पेपर होता है वो बैलेंस्ड अप्रोच का होता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग जो एग्जाम होता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, वो बैलेंस अप्रोच का होता है। तो आपको इस तरह से अपनी तैयारी करें प्री में। और उसके बाद जब प्री क्वालिफाई होता है तो मेंस के लिए अगर बात करें, तो एक तो आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि देखा है हर एक एग्जाम 3 इयर्स ले रहा है इस प्रोसेस में। कुछ कोर्ट पे भी चले जाते हैं मामला, तो थोड़ा सा और डिले हो जाता है। तो आपको एक तो अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, करंट पे आपकी नजर होनी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना, साथ में एक जो एप्टीट्यूड है वो भी आपको विकसित करना चाहिए। मतलब अपने जो कलीग्स से, जैसे हम एक वर्किंग हमारा जो एटमोसफेयर है उसमें बातें करते हैं, तो ये चीजें काफी हेल्प करती हैं जब आप मेंस लिखते हैं। और एक लिखने की प्रैक्टिस, तो मैंने जो यहाँ टेस्ट भी ज्वाइन की,
तो उसमें मुझे लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही। मतलब आपको लिखना है और लिखने में किसी भी तरह की वर्तनी संबंधी अशुद्धि भी नहीं होनी चाहिए और आपको एक टाइम लिमिट में लिखना है और अच्छा लिखना है। तो इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, कई बार क्या होता है हमें नॉलेज होती है लेकिन हम लिखने की हमें आदत नहीं होती। तो जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, आप जो उस समय एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है, उसको आप हैंडल कर पाएँगे। जी, जैसे आपने बताया ही, जैसे प्री तो एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है बिल्कुल। और मेंस एक रिटन होता है। जी। तो इसमें मॉक टेस्ट का रोल आप कितना समझते हैं? कितना आंसर राइटिंग का रोल समझते हैं? सर आंसर राइटिंग का स्क्रीनिंग हो जाती है सर अगर अच्छी तैयारी है, लेकिन आंसर राइटिंग का जो रोल है वो सर 60-70% तो मेंस मतलब 60-70 में मैं कम बोल रही हूँ, उससे ऊपर आपका मेंस ही करता है क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर हम इसके मार्क्स भी देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपका मेंस अच्छा है और आपने कट ऑफ से काफ़ी अच्छा स्कोर किया है ऊपर, तो आपको उसका फ़ायदा होता है। भले ही आपका इंटरव्यू इतना अच्छा ना भी जाए। जी, तो जैसे हम जानते हैं कि एस्पिरेंट्स जनरली प्री और मेंस की तैयारी तो करते हैं, जी। बट इंटरव्यू एक ऐसा पोर्शन है जिसे इग्नोर कर देते जी, हैं जी। या कम बहुत ज़्यादा जी, ध्यान जी। देते हैं। तो इसको इंटरव्यू के लिए या तैयारी करने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी? तो सर जब ये जून 2023 में इसका जो मेंस रिजल्ट आया था तो उसी दौरान फिर जुलाई में मिश्रा सर ने यहाँ पर क्लासेस दी थी इंटरव्यू से जुड़ी जो भी पोस्ट मतलब जो भी हमारे इस की जो पोस्ट है उसके क्या जॉब प्रोफाइल है उनके बारे में बताया तो काफ़ी अच्छी क्लासेस चली थी। उसके बाद फिर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था तो थोड़ा डिले हो गया। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज हुए तो मैं जॉब में थी तो मैं मॉक इंटरव्यूज तो नहीं कर पाई उनके ज्वाइन, लेकिन जो उन्होंने इंटरव्यू में मुझे समझाया था कि जितनी भी पोस्ट है उसके क्या जॉब प्रोफाइल होते हैं, क्या उसमें करना होता है, क्या उसमें करियर के चांसेस हैं, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में कहीं न कहीं थी। और सबसे मेन है उत्तराखंड, क्योंकि ये उत्तराखंड से ही जुड़ी जो पोस्ट है ज़्यादातर जो प्रशासन की पोस्ट है उसमें उत्तराखंड तो बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है। तो मुझे लगा कि ये जो सर ने मुझे बताया था, उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप शेर का शिकार करने जाओ तो हिरन तो मार ही दोगे। तो मतलब सर ने तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट में हमें कराया था। इंटरव्यूज़ के मुकाबले थोड़ा मतलब मुझे हल्का लगा। क्योंकि इंटरव्यू में सर ने मुझे बहुत अच्छी तरह कराया था। इंटरव्यू मुझसे उतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। चलिए, तो बहुत खुशी की बात है जी, कि जी। समय के इंटरव्यू गाइडेंस जी, प्रोग्राम से आपको लाभ मिला। जी। प्राची जी, मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि इस पूरी परीक्षा के दौरान थोड़ा समय का ज़्यादा, क्योंकि 3 स्टेज का प्रोसेस है, तो मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप अप्स और डाउन भी फील करती होंगी, जी, डिमोटिवेट भी फील जी। करती होंगी। तो इस सब को आपने कैसे टैकल किया और थोड़ा मेंटल हेल्थ को कैसे आप अपने बनाए रखिए? तो प्लीज़ बारे में सबको अ, बताइए। जब मेरा एसीएफ का मेंस क्वालीफाई हुआ तो फिर ये चीज़ मतलब हमारे जो पूरे रिलेटिव्स थे उनको पता चल गई और फिर जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक तरह से थोड़ा-सा मतलब एक तो इंसान अपने आप दुखी होता है, फिर जो बार-बार पूछते हैं उससे भी डिमोटिवेट होता है। तो एक चीज़ मुझे ईश्वर ने दिया है, मैं बहुत जल्दी रिकवरी कर लेती हूँ। क्योंकि जैसे आजकल सोशल मीडिया है इस तरह के तो हम देखिए सफल इंसान से तो आप सीखते हैं, लेकिन असफल से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। कभी कई बार लास्ट बॉल में भी चौका-छक्का लग जाता है। तो वही रहा मेरे साथ कि मतलब मैंने अपनी कंटिन्यूटी कुछ समय तक ना मैं डिप्रेशन रही क्योंकि मानवीय स्वभाव है। लेकिन उसके बाद 12 दिसंबर को नवंबर में एसीएफ का फाइनल रिजल्ट आया था और उसी के 1 मंथ बाद इसका प्री था। तो मतलब मैंने अपने को फिर मोटिवेट किया और मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है। मैं आज जो कुछ भी हूँ मतलब मुझे अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिला है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जो बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। तो मतलब जो भी मेरा पीछे गया और कहीं न कहीं सर ऐसा होता है कि हो सकता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में वो जो इमीडिएट प्रोडक्ट है वो आपको ना मिले, लेकिन जो बैकग्राउंड आपका चलता है वो कहीं न कहीं आपको हेल्प करता है। क्योंकि जितनी मैंने एसीएफ में तैयारी की उतनी मैंने इस पेपर में नहीं की, लेकिन वो जो एक बन जाता है आपका तो वो कहीं न कहीं आपको हेल्प करता है। जी, जी, प्राची जी, जैसे मैं जानना चाहूँगा जो मेंस का पेपर 2 है, एसए और ड्राफ्टिंग का, जी, क्योंकि ये एक हिंदी रिलेटेड पेपर है, जी। तो इसकी तैयारी थोड़ा इस बारे में भी आप बताइए कि अ, तो सर जैसे मेरा स्टेट बोर्ड रहा तो हिंदी में मुझे वैसे कोई समस्या नहीं होती। मेरी हिंदी में मैं अच्छा लिख भी लेती हूँ और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ भी नगण्य के बराबर ही हैं। रही बात सर ये एस्से की, तो एस्से के लिए मैंने तैयारी की थी, दृष्टि आईएएस की भी एक बुक आती है उससे भी की थी। दूसरी बात होती है इसमें जो एस्से होता है ना वो बहुत ज़्यादा अलंकृत भाषा का नहीं होता है, एक रिपोर्ट टाइप होता है। तो जितना अगर आपका जीएस अच्छा है, आपका करंट अच्छा है, तो आपका एस्से भी डेफिनिटली अच्छा होगा। ऐसे नहीं होता कि उसमें आप अपनी बहुत काल्पनिक बातें लिखें या बहुत ज़्यादा साहित्यिक लिखें, लेकिन वो एक ऐसा रिपोर्ट होता है। तो अगर आपका जीएस अच्छा है, अगर आपके करंट पे अच्छी पकड़ है, आपकी भाषा परिष्कृत है और आप अच्छे शब्दों का चयन कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और रही बात लेटर ड्राफ्टिंग की, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर सकते हैं सर। उसमें भी जैसे सर ने भी दिए थे हमें कुछ जैसे शासकीय पत्र होते हैं, तो उनके सर ने कुछ हमें हैंडआउट्स दिए थे, तो उससे हमने तैयारी की। परिपत्र है
और कार्यालय ज्ञात होता है, तो सर इसमें तैयारी हो जाती है। प्राची जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, पिछले 10 साल से टीचिंग कर रही हैं तथा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी भी जी रही हैं। तो इतनी सारी ज़िम्मेदारियों के बीच में और एक फुल प्रोफेशनल होने के बावजूद भी आप तैयारी कर पाए। तो प्लीज़ अपने चैलेंजेज़, अपने क्या आप डेली बेसिस पे फ़ील करते थे और कैसे आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा? प्लीज़ ये शेयर कीजिए सबके साथ। सर वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो मुझे लगता है कि मेरा एक प्रोफ़ेशन में होना कहीं न कहीं मुझे एक तरह से उस मेंटल प्रेशर से तो थोड़ा-सा मुझे रिलीफ़ मिला कि ऐसा नहीं था कि मेरे पास जॉब ही नहीं है। मैं उसमें पूरी तरह से तैयारी करती थी, लेकिन कहीं न कहीं मतलब मुझे इतनी ज़्यादा जैसे डिप्रेशन वाली जो कंडीशन थी वो नहीं बनी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई चाहे तो कर सकता है। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली ही है जो आपको सपोर्ट करती है। आपको बहुत जगह जाना पड़ता है, आपको कोचिंग लेनी पड़ती है। मैं तो इंटीरियर में थी, तो मैं रेगुलर कोचिंग नहीं ले पाई। लेकिन जो यहाँ की वर्किंग लेडीज़ हैं, जो अप डाउन कर रही हैं, उनके लिए तो समय निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है थोड़ा बहुत। थोड़ा तो वो अपना टच में रहें, जो अपना न्यूज़पेपर्स के या जो अपनी बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, और अगर उनको कहीं कोचिंग की ज़रूरत होती है, तो अगर फैमिली का सपोर्ट है, तो वो कोचिंग भी करें, तो उसका उन्हें कहीं न कहीं ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। एक पेपर नहीं होगा, आगे होगा। देर-सवेर कहीं न कहीं अगर उनकी कंटिन्यूटी है, क्योंकि मेनली होता है पेशेंस रखना। और अगर वो पेशेंस रखती है और उनकी फैमिली सपोर्ट करती है और वो मेहनत भी उसी तरह से करती हैं कंटिन्यूटी में, एक रेगुलर रहती हैं, तो कहीं न कहीं उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जी, प्राची जी, जैसे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप एक जॉब के साथ पर नायब तहसीलदार के पद पर सिलेक्ट हुई हैं, तो आपने काफ़ी टाइम मैनेजमेंट की कोशिश करी होगी, तो प्लीज़ इस बारे में सर जैसे मेरा जो टाइमिंग था स्कूल का, तो समर में जो होता है उस समय थोड़ा-सा हम 1:30 पीएम फ्री हो जाते हैं। तो मैंने इसके लिए रूम लिया मैंने वहीं पर, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं अप डाउन करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, तो फिर मैं थक जाऊँगी और मैं इतना फ़ोकस नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने रूम लिया उसके लिए, और फिर मैं आती थी और मैंने जो मेरा समय बचता था, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जितने भी मेरे स्कूल का काम होता था, मैं अपने फ्री पीरियड में ही कर देती थी, ताकि मुझे अपने लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। और एक और बात मैंने गौर की है कि अगर आप पढ़ाते हैं और आप पढ़ाने के दौरान मैंने जैसे जैसे पैसिव एक टीचिंग होती है कि आप बैठे हुए बच्चों को बता रहे हैं। एक होता है कि आप एक्टिव हैं। मैं कोई भी चाहे मेरे साथ मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मैं बीमार भी नहीं हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने अपने लिखने पे ज़रूर जोर दिया। मैं बोर्ड राइटिंग ज़रूर करती थी, और कहीं न कहीं मुझे उसका मतलब होता है ना कि लिखने की जो आदत बनी हुई थी, डायग्राम बनाने की, साइंस में बहुत सारे डायग्राम होते हैं, वो मेरी बनी रही। और उसमें मतलब अगर आपका जो प्रोफ़ेशन है, वो भी आपको हेल्प करता है। उसमें भी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को जीते हुए भी आप उसमें कुछ ऐसा काम करते हैं कि वो आपको आगे हेल्प करे, तो वो आपको दोहरा लाभ होता है। तो मुझे लिखने की आदत पड़ी रही, मुझे मेरा मतलब भाषा पे अच्छा पकड़ रही, और जैसे अपने कलीग्स होते हैं उनके साथ जो करंट टॉपिक है उन पे आप बात करो, तो बहुत चीज़ें आपकी उस समय टैकल कर जाती हैं। आपकी सबसे अच्छी बात ये है कि जो चीज़ आपकी सबसे बड़ी बाधा थी, वही आपने अपना बड़ा शस्त्र बनाया, जी, जी। और जॉब के साथ आपने। तो प्राची जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो सेवा में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ गाइडेंस या कुछ 2-3 की पॉइंट्स आप बताना चाहें, प्लीज़? सबसे पहले तो ये है कि पेशेंस, क्योंकि जिस तरह से अभी तक लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो आप ये लगा लीजिए कि 2021 की विज्ञप्ति थी और रिजल्ट निकलते थे 2024 में। तो आपको एक तो पेशेंस बनाकर रखना है, और मैं ये मानूँगी कि आपको सभी तरह के एग्ज़ाम्स मतलब उस जो जॉनर में फिट होते हैं, उस तरह के आप यूपी पीसीएस का भी दे सकते हैं, तो आप आपकी तैयारी बनी रहती है। अब आप प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, बीच में आपको मेंस के बाद आपके पास कुछ नहीं है, आपको काफ़ी टाइम है, तो वो कहीं न कहीं कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। तो कुछ और एग्ज़ाम भर लीजिए, किसी और स्टेट का पीसीएस भर लीजिए, आप तैयारी में बने रहिए, क्योंकि तैयारी बनती रहेगी, फिर आपके एक के बाद एक सारे पेपर्स निकलते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक हार्ड वर्क, और मैं ये मानूँगी उत्तराखंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि जो यूपीपीएससी का भी आरओ, एआरओ का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड पे तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आपको उत्तराखंड के ही प्रशासन के साथ, उन्हीं लोगों के साथ आपको काम करना है। और करंट पे भी आपको, और सबसे बड़ी बात है एक फैक्चुअल ना होकर एक आपका कंसेप्चुअल एटीट्यूड होना चाहिए। आपके अंदर एक विश्लेषण, एक एनालिटिकल, एक लॉजिकल रीजनिंग वाली मतलब एक माइंडसेट आपका होना चाहिए, क्योंकि अभी जो इसका लोअर पीसीएस का जो मेंस था उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आए। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें वो आपका एक देखना चाहते थे कि आपके अंदर लॉजिकल रीजनिंग कितनी है। तो ये चीज़ भी आपको इस समय के साथ-साथ आती है। जब आप किसी मैटर को आप बेसिक पढ़ लेते हो, तो उसके बाद धीरे-धीरे आप अपने जो आपके मतलब जो आपके क्लासमेट्स हैं या जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी आप अगर लगातार कन्वर्सेशन करेंगे इसी बारे में, तो फिर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है।
एक पैसिव लर्निंग को आप केवल बुक ही पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप एक्सपोज़र आपको मिले। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह की जो आपके आस-पास घट रहा है, उसके बारे में भी आप अपने विचार रखने की आपके अंदर क्षमता हो, और ये चीज़ आपको इंटरव्यू में भी कहीं न कहीं बहुत हेल्प करती है। प्राची जी, तो आपसे बहुत अच्छा लगा यह बातचीत वार्तालाप करते हुए, तथा जो आपका एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं शो हो रहा है, और हम आपको हार्टी कंग्रेचुलेशन करेंगे फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और बेस्ट विशेस देंगे कि आप हमारे लिए नहीं, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं, क्योंकि एक वर्किंग प्रोफेशन होने के बावजूद आपने अपनी निरंतर मेहनत को बनाए रखा तथा नायब तहसीलदार के पद पर चयन किया। बहुत बहुत